Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I'm your friend Kashish Mehra and today's our topic is Companies Act 2013 Formation of Company। तो यहाँ पर ये टॉपिक लिया जाता है यूनिट नंबर 9 में और ये हमारा चल रहा है सेकेंड पार्ट। सबसे पहले जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 deals with the basic requirement with respect to the constitutions of the company. In the case of a public company, any 7 or more person can form a company or any lawful purpose by subscribing their name to memorandum and complying with the requirements of the act in respect of registration. क्या बोला गया यहाँ पर कि जब 2000 एक्ट में ये चेंजेस लाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कंपनीज एक्ट के अनुसार एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए वहाँ पर मिनिमम 7 मेंबर की ज़रूरत रहती है। तो कभी भी अगर किसी कंपनी को फॉर्म करना है तो उसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, जिसमें से मेन डॉक्यूमेंट रहता है मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम में जैसे जैसे वो लोग कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं वैसे वैसे कंपनीज में सारे रूल्स रेगुलेशंस मेमोरेंडम में लिखे जाएंगे। एक्चुअली मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस रहते हैं, हमें वो क्लॉजेस पढ़ने हैं यहाँ पे और वो क्लॉजेस के रिलेटेड सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जाननी है। कंपनी को फॉर्म करने के लिए 3 मेन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है प्रोस्पेक्टस। तो इस सेशन में मैं आपको इन तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाली हूँ और कंपनी के फॉर्म करने के लिए स्टेप्स कैसे फॉलो किए जाते हैं ये बता रही हूँ। इन एग्जैक्टली द सेम वे 2 और मोर पर्सन कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी हम बना रहे हैं तो कम से कम 2 पर्सन की नीड रहती है और अगर हमें 1 पर्सन कंपनी बनानी है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन की नीड रहेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज इन फैक्ट इट्स कैरेक्टर। क्या है ये? एक प्रकार से इसे कैरेक्टर ऑफ कंपनी कहा जाता है। इट डिफाइन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये सब लिखा रहेगा कि हमारी कंपनी किस बेसिस पे काम करेगी एंड द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी विथ विच इट हैज़ बीन स्टेब्लिश अंडर द एक्ट। एक्ट के अनुसार हमारी कंपनी किस बेसिस पे काम करेगी वो हम मेमोरेंडम में बताया जाता है। इट इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑफ विच द होल एफिशिएंट ऑफ द कंपनी इज़ बिल्ट। यहाँ पर कंपनी का बेसिस ही मेमोरेंडम रहता है। इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया मेमोरेंडम में होते हैं 6 क्लॉज। सबसे पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। नेम विथ विच कंपनी इज़ रजिस्टर्ड। यहाँ पर कंपनी के नाम को हमें बताना पड़ता है जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है। मोस्टली यहाँ पर रिपीटेड नाम नहीं चलते हैं। जो नाम हम ऑलरेडी किसी का रजिस्टर हो चुका है तो यहाँ पे नाम रिपीट नहीं जाएगा। और अगर बाय चांस किसी को अपना नाम चेंज कराना है, ऑल्ट्रेशन करवाना है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन इट मीन्स SR आपको पास करना पड़ेगा और अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट CG का फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल मिलेगी, तभी आप किसी कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं। न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड, तभी आप कंपनी का नाम चेंज कर पाएंगे। सेकेंड क्लॉज है डोमिसाइल क्लॉज, जिसको हम प्लेस क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफाइज द स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। यहाँ पर यह बताया जाता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। लेकिन अगर किसी पर्सन को, अगर किसी कंपनी को वो अगर जगह चेंज करनी है, प्लेस चेंज करनी है, तो उसे CG का अप्रूवल लगेगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। और नेसेसरी तब कंपलसरी हो जाएगा जब वो कंपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने वाली है। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। कंटेन ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्लॉज में किस ऑब्जेक्ट से कंपनी बनाई गई है ये बताया जाता है। एनेबल्स शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स एंड अदर डीलिंग विथ कंपनी टू नो द स्कोप ऑफ वर्क कंपनी एंड कैन अंडरटेक। यहाँ पर यह बताया जाता है कि शेयर होल्डर कौन है, क्रेडिटर्स कौन है और किसके साथ वो कंपनी डील करेगी, ताकि पता चल सके कि कंपनी का स्कोप कितना है। एनी एक्ट बियॉन्ड स्पेसिफाइड इन ऑब्जेक्ट क्लॉज इज अल्ट्रा वायरस हेंस वॉइड। यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने है अल्ट्रा वायरस। कोई भी एक्ट के अनुसार जो भी मेमोरेंडम में उन्होंने ऑब्जेक्ट लिखा है उसके अलावा अगर कंपनी कोई भी एक्शन करती है या कोई परफॉर्मेंस करती है तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाता है। अल्ट्रा वायरस मीन्स कि वो जो एक्ट कर रही है वो वॉइड है। वॉइड मीन्स गलत है। तो जो भी ऑब्जेक्ट
मेमोरेंडम में लिखा है सिर्फ कंपनी उतने ही पावर्स तक लिमिटेड रहती है, उतना ही वो काम कर सकती है। लेकिन बाय चांस किसी कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स ही चेंज करने, तो क्या करना रहेगा? आपको एसआर निकालना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा थ्रू पोस्टल बैलेट इज टू बी पास्ड, पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना पड़ेगा, प्लस गिव एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसाइनिंग शेयर होल्डर इन केस ऑफ कंपनी विच रेज्ड मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस प्लस मनी इज अनयूटिलाइज्ड। ऐसी कंपनी जिससे कंपनी में जिसने शेयर होल्डर से पैसे मंगवाए हैं और वो पैसे जो है वो रजिस्टर्ड जा चुके हैं, प्लस वो मनी अनयूटिलाइज्ड है, तो ऐसी कंपनी को शेयर होल्डर्स को एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी। ऐसे कंपनी को शेयर होल्डर को ऑफर देना पड़ेगा, अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लॉज है लायबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं लायबिलिटी क्लॉज तो यहाँ पे 3-4 प्रकार के लायबिलिटीज़ रहती हैं। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जब हम बात कर रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट, तो यहाँ पर शेयर होल्डर को सिर्फ उतनी ही अमाउंट पे करनी है जब तक उन्होंने पे नहीं की है। एग्जाम्पल, अगर 10 रुपये पे करने हैं और उन्होंने सिर्फ 8 रुपये ही पे करनी है, तो अगेन लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ 2 रुपये नेक्स्ट पेमेंट के लिए। सेकेंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, स्पेसिफाई द अमाउंट ईच मेंबर अंडरटेकन टू कॉन्ट्रीब्यूट। यहाँ पर ये अमाउंट स्पेसिफाई की जाती है कि एक पर्सन कितना कंट्रीब्यूट करेगा पूरे अपने लाइफ टाइम में। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच इज टू बी रजिस्टर्ड, यहाँ पर टोटल अमाउंट की वो टोटल पर्सन कंपनी में कितना पैसा लाएगा ये भी आपके मेमोरेंडम में लिखा जाएगा। बट इफ देर इज OPC, दैट इज 1 person कंपनी, नेम ऑफ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर शेल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर मेमोरेंडम में ये कंपलसरी लिखा होगा, अगर 1 person कंपनी है तो कंपनी बाद में किसके पास जाएगी, मतलब यहाँ पे होल्डर कौन रहेगा। अगर किसी को लायबिलिटी क्लॉज या कैपिटल क्लॉज चेंज करना है, ऑल्टर करना है, तो क्या रहेगा? इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इंटेंडिंग टू गिव एनी पर्सन अ राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट अदरवाइज हैज़ अ मेंबर शेल बी वॉइड। जिस कंपनी में उन्होंने लिमिटेड बाय गारंटी लिया है, सिर्फ उसी कंपनी में वो पार्टिसिपेशन है कि आप चाहें तो अपने पैसे लेकर या फिर अपना शेयर लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज किसी में भी ऑल्ट्रेशन करते समय ये वॉइड कहलाएगा। अगर आपको ये वीडियो डिटेल में और देखना है और क्लॉजेस और में जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियोस को क्लिक कर सकते हैं। फिर आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसको हम एसोसिएशन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में स्पेसिफाई किया जाता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस किस लोगों ने साइन किया है। जिन लोगों ने मेमोरेंडम या आर्टिकल साइन किया है उनके नाम, उनकी नेम, उनके ऑब्जेक्टिव्स प्लस उनके ऑक्यूपेशन, ये सब वहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। और सबसे पहली बार सभी क्लॉसेस में से सिर्फ एक यही क्लॉज एक ऐसा है जहाँ पे ऑल्ट्रेशन नहीं होता है। फिर आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस कंपनीज के बनाए जाते हैं, विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। जस्ट एज द मेमोरेंडम कंटेन द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, सो एज द आर्टिकल आर द इंटरनल रेगुलेशंस। आर्टिकल्स क्या है? जो कंपनी के अंदर के रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कंपनी को मेंटेन करने में काम आते हैं। अगर हमें अल्ट्रेशन करना है आर्टिकल में तो फिर क्या रहेगा? हमें सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी या वाइस वर्सा। कभी भी आर्टिकल में लिखा रहेगा कि पब्लिक कंपनी से कन्वर्ट करना है या प्राइवेट कंपनी से। हाउएवर, व्हेन पब्लिक कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी, अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल इज नेसेसरी। नेक्स्ट पॉइंट इज अल्ट्रेशन ऑफ AOA, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्लस आपको अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल अगर ज़रूरी है। जो भी आपने ट्रिब्यूनल अप्रूवल लिया है वो विद इन 15 डेज के अंदर ROC मीन्स रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी में जमा करना पड़ेगा। अल्ट्रेशन वन रजिस्टर विल बी वैलिड एज इफ देयर वॉज ओरिजिनली कंटेन इन AOA। अल्ट्रेशन जो है वो वैलिड हो जाएगा जैसे AOA में था जब आपका अप्रूवल हो जाता है। फिर आता है लास्ट डॉक्यूमेंट, दैट इज मेन डॉक्यूमेंट इज प्रोस्पेक्टस।
Prospectus means any document described or issued as a prospectus and include a red herring prospectus referred to in section 32 सेक्शन के हिसाब से रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है या फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी होता है। उसमें दोनों में अंतर क्या रहता है? ऑलरेडी एक प्रोस्पेक्टस बना हुआ रहता है लेकिन एक ब्लैंक छूटा हुआ रहता है, हमें सिर्फ वो ब्लैंक फिल करके प्रोस्पेक्टस देना रहता है। एक्चुअली प्रोस्पेक्टस है क्या? जब किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत रहती है, वो कैपिटल मंगवाती है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी कैपिटल। जब कंपनी शेयर इशू करने के लिए निकालती है तब वो एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में डालती है, उस एडवर्टाइजमेंट को प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। जब पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसे मंगवाना चाहती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है क्योंकि वो पब्लिक से पैसे मंगवाती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती प्रोस्पेक्टस इशू क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक पब्लिक से पैसे नहीं मंगवाती। दैट इज हम यहाँ देखेंगे कि सेक्शन 32 के हिसाब से आप रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस या शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। रेड हियरिंग का सेक्शन है सेक्शन 32 और सेल्फ प्रोस्पेक्टस का है सेक्शन 31। और एनी नोटिस, सर्कुलर या फिर एडवर्टाइजमेंट देंगे और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज एनी सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। जब कंपनी को शेयर्स परचेज करने के लिए, शेयर्स इशू करने के लिए जब इन्विटेशन देना पड़ता है तो वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू दे सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन कैसे किया जाए, कंपनी को रजिस्टर कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर। एक बार डिजिटल सिग्नेचर मिलने के बाद कंपनी के डायरेक्टर को एक नंबर दिया जाएगा, दैट इज दे हैव टू ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153 के हिसाब से। नेम अवेलेबिलिटी फॉर प्रपोज्ड कंपनी, आपको नेम प्रपोज करना पड़ेगा, कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ेगा MOA और AOA जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म देनी पड़ेगी इनकॉर्पोरेशन के लिए। ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार टू स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट, और फिर सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर ऑफिस में जमा करना पड़ेगा ताकि वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर सकें, चेक कर सकें। इफ़ आफ्टर फिलिंग द रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन विद द रजिस्टर ऑफ फॉर अलॉन्ग विथ फीस, आपको कुछ फीस भी जमा करनी पड़ेगी जितना उन्होंने बताई होगी। Register of company, that is ROC, is satisfied with the content of the document filled, ROC will issue the certificate of incorporation in the form that is 11 फॉर्म नंबर रहेगा आपका 11 एज डायरेक्टर, और बाय रूल 18 के हिसाब से कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी और 2014 के हिसाब से कंपनी को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ROC आपको जब सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे और सब डॉक्यूमेंट्स बराबर होने के बाद ROC आपको एक सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन कर देगी। तो ये थे हमारे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के मेन स्टेप्स। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और किस टॉपिक के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी बता सकते हैं।